लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, शाम के 4 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। केपी मौर्य को बिहार का पर्यवेक्षक बनाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे पर्यवेक्षक। विधायक दल की बैठक और नेता के बाद ये चुनाव किया गया है। बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सह पर्यवेक्षक सांसद साध्वी निरंजन ज्योति बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सुबह दोनों पटना पहुंच जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार का पर्यवेक्षक बनाया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया गया है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जब भी बीजेपी में नेता का चुनाव होता है उसके लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है और जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है बीजेपी का, उसने 3 लोगों के नाम का चयन किया है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य है जो कि पर्यवेक्षक है। साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल और निरंजन ज्योति, इन दोनों को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। और कल जो विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में जो नेता का चयन होगा वो इन्हीं के देखरेख में और जो भी नियम के अनुसार जो कार्रवाई की जाती है वो होगी। और इसके लिए जो पर्यवेक्षक की नियुक्ति होती है वो बीजेपी ने कर दी है। और केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, क्योंकि बिहार में नेता का चयन होना है। विधानमंडल दल की बैठक होगी और उस बैठक में सबसे पहले तमाम चीजों की रणनीति बनेगी और साथ ही साथ किसी एक चेहरे पर जो एक विधायक होंगे उनके नाम पर मुहर लगनी है। इन तमाम चीजों को ठीक ढंग से करने के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है, जिसमें 3 लोगों को जो 3 बड़े चेहरे हैं इनको इसमें नियुक्त किया गया है। और शैलेंद्र, अगर हम पर्यवेक्षक की भूमिका के बारे में बात करें तो क्या भूमिका उनकी होती है, किस प्रकार से वो बहुत अहम माने जाते हैं? बिल्कुल, देखिए, एक प्रक्रिया होती है विधायक दल की बैठक की और ये जो बैठक होती है, चूंकि संसदीय प्रणाली लोकतंत्र के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जब आप सारे विधायक मिल करके एक सुर से एक अपने नेता का चयन होता है। इस पर्यवेक्षक तमाम विधायकों से बातचीत करते हैं, विधायकों की राय जानते हैं और उसके बाद जब आम सहमति बनती है तो उसके बाद नेता का चयन होता है। और जब नेता का चयन होता है तो उसके बाद इसकी सूचना अन्य लोगों को पर्यवेक्षक के द्वारा दी जाती है। तो एक जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया के तहत बीजेपी ने यह निर्णय लिया है कि जो पर्यवेक्षक आएंगे वो पर्यवेक्षक इन तमाम चीजों को गंभीरता से देखेंगे और जो नेता की जो नियुक्ति वाकई देखने वाली बात होगी। शैलेंद्र, इस अहम जिम्मेदारी के तहत क्या निर्णय लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य, और कल बहुत बड़ा दिन होगा। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कल शाम को वो पटना आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल पटना आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, नई सरकार को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। लगातार मुलाकातों का दौर जारी है और इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि एक एक कर नेता पटना पहुंचने वाले हैं, जिसमें पहला नाम गृह मंत्री अमित शाह का सामने आया है। और इसी बीच हमने आपको ये भी जानकारी दी कि केशव प्रसाद मौर्य भी पटना आएंगे, उनके साथ तमाम अन्य नेता भी पटना पहुंच रहे हैं। तो देखिए, पटना में सरगर्मी काफी तेज हो गई है और इसी बीच खबर ये आ रही है कि शपथ ग्रहण समारोह, जिसे ऐतिहासिक बनाया जाना है, इसके लिए भव्य और दिव्य तैयारियां की जा रही है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये तैयारी चल रही है और इसी तैयारी में शामिल होने के लिए, इसी भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पटना आ रहे हैं। देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र एक बार फिर हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर? कब तक वो पटना पहुंच सकते हैं और उनके आने के बाद आगे का क्या कार्यक्रम होगा? बिल्कुल, देखिए, पूरे विधानसभा चुनाव को हम देखें तो अमित शाह की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। और जब कल विधायक दल की बैठक होनी है, नेता का चयन होना है, उसके बाद एनडीए की बैठक होनी है और उस बैठकों के दौर के बाद शाम में कल अमित शाह भी पटना पहुंच जाएंगे। और चूंकि शपथ ग्रहण समारोह बड़े पैमाने पर होना है गांधी मैदान में, प्रधानमंत्री को आना है, उसके ठीक एक दिन पहले अमित शाह भी आएंगे ताकि तमाम चीजों की जो तैयारियां हैं वो
देखेंगे। और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि सभी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे थे जो गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से जुड़ी हुई थी। और देखिए, बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत के बाद नई सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर तेज हो गया है। 19 नवंबर को विधानसभा भंग हो जाएगी और उसके पहले नई सरकार को लेकर सभी चीजें तय करने के लिए एनडीए के नेता पटना से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है और आज भी दिल्ली में अमित शाह के आवास पर करीबन 3 घंटे तक ये बैठक चली है। सबसे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अमित शाह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उसके बाद संजय झा और जेपी नड्डा भी अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। फिर थोड़ी देर बाद ललन सिंह ने भी जाकर सभी से मुलाकात की और करीब 3 घंटे तक नई सरकार के स्वरूप और मंत्रिमंडल पर मंथन हुआ। वहीं बाद में अलग से अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात भी हुई, जिसको लेकर तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रेम कुमार बनाए जा सकते हैं स्पीकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं प्रेम कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय सिन्हा के आवास पर प्रेम कुमार पहुंचे। पार्टी का आदेश का पालन करूंगा, प्रेम कुमार ने यह भी कहा है। तो आपको बता दें कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में मंथन चल रहा है कि आखिर स्पीकर पद किसे दिया जाना है, किसे स्पीकर बनाया जाए। हालांकि जेडीयू ने भी इसकी डिमांड की है, लेकिन इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रेम कुमार स्पीकर बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं प्रेम कुमार, जिन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है। प्रेम जी, बहुत बधाई आपको जीत के लिए। और कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेवारी भी आपको मिलने वाली है इस बार। हमारी प्राथमिकता काम रहती है। अभी चुनाव में जब मतदान हो गया था 11 तारीख को, तो 12 कार्यालय ज्वाइन किया। आज भी कार्यालय में थे। धान की प्राप्ति चल रही है और सोनपुर मेला का उद्घाटन करने जाने 4 बजे जाकर। तो हमारी प्रायोरिटी शुरू से रही काम के पीछे लगा रहा जाकर। और दल का जो फैसला होता है हमें स्वीकार होता है जाकर के, उस पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं जाकर के। तो जो भी पार्टी तय करती है हम पार्टी के साथ होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के नाम के रेस में सबसे पहला नाम आपका आ रहा है। हालांकि इस संबंध में जानकारी तो है नहीं, अखबार में देख रहे थे हम भी जाकर के, लेकिन ये बात कहाँ से आ रही है मुझे भी जानकारी नहीं जाकर के है। बस एक ही उद्देश्य रहता है कि जो पार्टी का फैसला है, फैसले पर चलना है और पार्टी के कामों को जमीन पर लाना उतारना जाकर के। अब दिमाग में मेरा घूम रहा है, एक ही चीज घूम रहा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो बिहार चल पड़ा है जाकर के, उसको साकार करने में दिमाग लग रहा है। आने वाले समय में उनके विजन को बिहार में उतारने का हम लोग काम करेंगे। इनसे सीनियर कोई हमारे सदन में विधायक नहीं। ये और हरिनारायण बाबू, ये दोनों व्यक्ति हमारे विधानसभा के अनुभव की बड़ी किताब है और इस किताब के अनुभव का लाभ सभी माननीय विधायक को मिले। मैं भी जब स्पीकर था तो इनका सानिध्य हमको मिलता था। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको लेकर पटना में तैयारियां तेज कर दी गई है। सभी चौक चौराहों पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीरें लगाई जा रही है। पटना का गांधी मैदान भी सजने लगा है, जिसमें बिहार की जनता को बधाई दी जा रही है और साथ ही विकसित बिहार का दावा भी किया जा रहा है। तो 20 तारीख को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। लेकिन उसके पहले हम अगर आप एयरपोर्ट से आप राजभवन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसे पोस्टर नजर आएंगे जो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जिस पोस्टर के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, पहला पोस्टर देखिए, बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, नीतीश कुमार की तस्वीर, और ये जो कोट किया गया है, जो बातें लिखी गई, वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने अपने तमाम चुनावी सभा में कहा कि अगली बार अगर 5 साल हमारी सरकार को मौका मिलता है तो आने वाले 5 साल में विकसित बिहार बनेगा। और बिल्कुल वही कोटेशन इस वक्त लिखा हुआ है बड़े बड़े बैनर पोस्टर में। ठीक दाहिनी ओर एक और भी पोस्टर आपको नजर आएगा, बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार। यानी कि हर तरफ पटना में कई इलाकों में आपको इसी तरह के पोस्टर नजर आएंगे। तो हम आपको पटना में पोस्टर के जरिए जो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
बढ़ते आगे 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, संजय सारावगी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी ने तैयारियों का जायजा लिया है। तस्वीरें आप देखिए। बड़ा दिन होगा 20 नवंबर को नई सरकार के गठन का, उसकी तैयारियों की समीक्षा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था जो कर रहा है उसी का कोऑर्डिनेशन हम लोग भी देख रहे हैं। जो भी लोग बिहार से बाहर से भी जो बड़े पैमाने पर हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण और हमारे कई केंद्रीय मंत्रीगण आ रहे हैं, कई अन्य राज्यों के विशिष्ट अतिथि लोग आ रहे हैं, तो वो सब और बिहार के भी जो विभिन्न अन्य प्रांतों में बड़े निवृत्ति रहे हैं, अन्य हमारे सम्मानित नागरिक हैं, वो सब लोग कल उपस्थित होने वाले हैं। और इस बीच कन्हैया भेलारी के कटाक्ष पर रोहिणी का जवाब। रोहिणी ने कन्हैया भेलारी को जवाब दिया है, चैलेंज किया है। बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत है तो खुले मंच पर उसी बेटी से बहस करें। बिना नाम लिए संजय यादव पर निशाना साधा। हरियाणवी महापुरुष करे शुरुआत, किडनी दान की शुरुआत करें। हरियाणवी के ट्रोलर्स मुझे गाली देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने कन्हैया भेलारी के बयान पर कटाक्ष किया है, उन्हें चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो खुले मंच पर आए और उसी बेटी से आप बहस करें। बिना नाम लिए उन्होंने एक बार फिर से संजय यादव पर निशाना साधा। हरियाणवी महापुरुष करे शुरुआत, ये चैलेंज किया है। किडनी दान की शुरुआत करें। हरियाणवी के ट्रोलर्स मुझे गाली देते हैं। कन्हैया भेलारी को रोहिणी का जवाब, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, रोहिणी आचार्य ने जब से परिवार और पार्टी से नाता तोड़े जाने की बात कही, तब से सियासी भूचाल आ गया है। और इसी बीच रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में चैलेंज देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो खुले मंच पर आप आएं और हमसे बहस कर लें। इसी की चर्चा रोहिणी आचार्य ने की है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल में अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोग जिन्हें किडनी की जरूरत है, वो अपनी किडनी देने का काम करें। उन्होंने लिखा है कि उन्हें अपनी किडनी दान करनी चाहिए। पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर आकर बहस कर लें। जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं। हरियाणवी महापुरुष को लेकर भी उन्होंने लिखा है कि हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। तो ये रोहिणी आचार्य का पोस्ट है। और क्या कुछ इस पोस्ट के संदर्भ में अधिक जानकारी है, इसके लिए मैं रुख करूंगी न्यूज़ 18 संवाददाता रवेश नारायण का। रवि, क्या जानकारी है इस पोस्ट को लेकर? कन्हैया भेलारी ने क्या कहा था जिस पर चैलेंज किया है रोहिणी आचार्य ने? देखिए, ये जो रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है उसमें अपना दर्द जो है वो बयान कर रही है। खास करके किडनी जो उन्होंने डोनेट किया है उस पर कई लोगों ने सवाल जो है वो खड़े किए थे। कोई जो है उस पर शक भी जाहिर करता रहा और वो बार बार कह रहे हैं कि किडनी जो है उसे गंदा बताया गया है और इसे लेकर के वो लगातार आहत रही हैं। पिछले दिनों जब एक खबर चल रही थी तो उसमें भी एक सीनियर जो पत्रकार है उनसे भी उनके बारे में जब सवाल किया गया था तो उन पे रोहिणी आचार्य के पर सवाल खड़ा किया गया था, जिसे लेकर के भी वो नाराज बताई जा रही हैं। और उसके बाद जो है ये पोस्ट उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जो लोग जो उन्हें किडनी को गंदा बताते हैं उस पर सवाल खड़ा किया है। और खास करके फिर से उन्होंने हरियाणवी महापुरुष एक ढंग से बताया है, जो पूरी तरह से संजय यादव का नाम लिया है उन्होंने और कुछ पत्रकारों का भी नाम लिया है और जो ट्रोलर्स का नाम लेते हुए अपनी नाराजगी बताई है कि लगातार जब से वो राजनीति में आई हैं और जिस तरीके से वो परिवार से नाराज होकर के निकली हैं, लगातार जो है सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो है कमेंट्स में पोस्ट किए जा रहे हैं। इससे रोहिणी आचार्य जो है बेहद आहत हैं और माना जा रहा है कि उनका रोहिणी आचार्य का कहना है कि ये सब किसी न किसी के इशारे पर जानबूझ करके किया जा रहा है और उसी पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। जी
वाकई रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कन्हैया भेलारी ने भी किसी तरह के आपत्तिजनक बयान को सार्वजनिक तौर पर दिया था, जिसको लेकर रोहिणी ने अपना गुस्सा साफ तौर पर इस पोस्ट में दिखाया है? जी बिल्कुल, उन्होंने जो पोस्ट किया है उस पे उन्होंने बातचीत जो है ऑडियो उन्होंने जारी किया है कि जो कन्हैया भेलारी हैं सीनियर पत्रकार, उनसे बात करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी बताई है कि क्यों उनको लेकर के वो सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से वो परिवार से निकाली गई थी, उसके बाद से एक जगह खबर में उन्होंने कहा था कि उनका जो घर है रोहिणी आचार्य का, अब जो उनका अपना जो ससुराल है वही उनका घर है, मायके बेटी का घर नहीं होता है, इस तरह की बातें कही थी। और इसे लेकर के बड़े जो है वो विरोध उन्होंने जताया है, इसको लेकर के सवाल भी खड़े हुए थे। तो इन तमाम बातों को लेकर के रोहिणी आचार्य जो आहत हैं, और इसे लेते हुए तमाम जो विरोधी चलिए, बहुत लोग शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, एनडीए की शानदार जीत के बाद अब प्रोटेम स्पीकर के लिए सबसे सीनियर विधायक हरि नारायण सिंह के नाम की चर्चा भी हो रही है। हरि नारायण सिंह नालंदा जिले के हरनौत सीट से 10वीं बार चुनाव जीत कर आए। उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि सीनियर होने के नाते उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जीत नीतीश कुमार के विकास की जीत है। कि प्रोटेम स्पीकर भी आपको बनाया जा सकता है? मैं तो जानता हूं कि परंपरा भी है और नियम भी है कि जो वरीयतम विधायक होते हैं वही प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। अब हम समझते हैं नियम का जो प्रावधान है उसके अनुसार कौन प्रोटेम स्पीकर होगा और नहीं होगा, ये तो तय करना आपको जाती है सूची विधानसभा के से, और वो उसका नोटिफिकेशन करते हैं गवर्नर। बढ़ते आगे, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर दावा किया कि इसमें करीब 200 से 3 लाख लोग शामिल होंगे। और वहीं मंत्रिमंडल में सीटों के बंटवारे पर किसी भी तरह के विवाद से इनकार करते हुए कहा कि आपसी सहमति बन गई है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि कल विधायक दल की बैठक है और फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इसमें सभी आम मतदाताओं को भी आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। पहला तो ये कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे। और वहीं पर विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री, विभिन्न राष्ट्रीय नेता, एनडीए के हमारे सभी नेता उपस्थित रहेंगे। कई घटक दल हैं, सभी की तरफ से जो प्रमुख डिपार्टमेंट है उसकी मांग भी की जा रही है। देखिए, ये सब कोई बड़ी समस्या नहीं होती है और ये केंद्रीय नेतृत्व तो आपस में बैठ करके ये सब तय करते हैं। दिलीप जी, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी किसके कोटे जाएगी, भाजपा या जदयू? एनडीए के पास रहेगी। और इधर जेडीयू की सीनियर नेता और मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार गठन के लिए हर स्तर पर तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी आ सकते हैं और ऐसे में उनके हिसाब से कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल और स्पीकर के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय पर सब कुछ तय हो जाएगा। पटना से दिल्ली से नेताओं की बातचीत लगातार जारी है। सारी तैयारी चल रही है, अपने अपनी जगह पर बातचीत चल रही है विभिन्न पार्टियों में, और चीज़ें समय से तय हो जाएंगी। और चूँकि शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, शायद गृह मंत्री भी आए, तो उस हिसाब से तैयारियां भी चल रही हैं। के और बीजेपी की सीट कमोबेश लगभग बराबर हैं, तो क्या मंत्रिमंडल के सदस्य भी बराबर रहेंगे या फिर ज़्यादा बीजेपी की? ये तो आपको समय से पता चलेगा, पहले निर्णय हो जाने दीजिए, सब चीज़ें आपको सही समय से बता दी जाए। एक सवाल और है सर, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पद किसके कोटे में है, जदयू या भाजपा? खबरें आ रही हैं कि दोनों तरफ से इसकी डिमांड की जा रही है। ये सब आपको हमने कहा ना कि एक बार जब चीज़ें तय हो जाएंगी, आपको सभी चीज़ों की पूरे तौर से जानकारी समय से पहले दे दी जाएगी। और देखिए, प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी चल रही है। पटना एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक रखी गई।
पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कई राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर समीक्षा बैठक चल रही है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। देखिए, वरीय अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है और किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक दिन होगा बिहार के लोगों के लिए, बिहार के नेताओं के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। बढ़ते आगे, शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान में सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय, डीएम, एसएसपी, डीजीपी और तमाम वरीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री समारोह में शामिल होंगे। मंत्री नितिन नवीन, मंत्री संजय सारावगी गांधी मैदान का जायजा लेने पहुंचे। और देखिए, जनादेश ऐतिहासिक है तो जश्न भी ऐतिहासिक होगा और ऐसे में नई सरकार की शपथ की साक्षी बनने के लिए देश भर के एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार के अतिथि कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे, उनका भी नाम आप जान लीजिए। हम आपको बता रहे हैं नाम जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की बात कर लें। इसके अलावा अन्य राज्यों के सीएम योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।